गुम्फा अन्वेषण की दो भयानक कहानियों पर नजर डालेंगे जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहीं। पहली कहानी में मापते एक ऐसी भयावह घटना का वर्णन है जिसमें मानव शरीर को इस तरह से विकृत कर दिया जाता है जिसे सहना असंभव है। दूसरी कहानी भी उतनी ही घुटन भरी और तीव्र है। हमेशा की तरह दर्शकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। 27 दिसंबर 2003 को सैन एंटोनियो बॉय विलेज के 8 लड़कों का एक समूह 2 काउंसलरों के साथ फ्लोरिडा में बॉय स्काउट गुफा की ओर रवाना हुआ। उनमें माइकल शेरो 15 वर्ष और जावेक हेंडरसन 16 वर्ष भी शामिल थे। गुफा की भूल भुलैया जैसी गहराइयों में अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए उत्सुक साहसी किशोर, जिनके काउंसलरों ने उनके छोटे कद को गुफा के तंग रास्तों में एक बाधा बताते हुए बाहर ही रहने का फैसला किया था। गुफा अपने संकरे रास्तों और तीखे मोड़ों के लिए कुख्यात थी, लेकिन अपनी स्थिर संरचना और शुष्क परिस्थितियों के कारण इसे सुरक्षित माना जाता था। केवल 9 टॉर्च लिए हुए समूह ने दोपहर के कुछ ही समय बाद नीचे उतरना शुरू किया। जैसे जैसे वे प्रवेश द्वार से आगे बढ़ते गए, तापमान लगातार 72 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिरता गया। उनके काउंसलर, जो पीछे रह गए थे, ने उनका साथ दिया। उसने ठंड से बचने के लिए प्रवेश द्वार के पास एक छोटी सी आग जला ली थी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह निर्णय उसके सामने आने वाले बुरे सपने में एक भयावह मोड़ लाएगा। माइकल और हेंडरसन समूह का नेतृत्व कर रहे थे। गुफा की सुरक्षा की प्रतिष्ठा के बावजूद तंग रास्तों से रेंगते और मुड़ते हुए आगे बढ़ते समय हवा लगभग दम घोंटने वाली खामोशी से भरी हुई थी, लेकिन इसकी घुटन भरी सीमाओं ने उनके घुटनों में सिहरन पैदा कर दी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, दमनकारी अंधेरा उन पर और अधिक हावी होता गया। अपनी खोज के लगभग 1 घंटे बाद वे एक विशेष रूप से गुफा के चुनौतीपूर्ण हिस्से, जिसे हेयर पिन कर्व के नाम से जाना जाता है, में समूह ने मार्ग का जायजा लेने के लिए रुक गए। पर भारी पड़ने लगी थी। ऐसे नाजुक हालात में उनके मार्गदर्शन और शारीरिक शक्ति की बहुत कमी महसूस हो रही थी। माइकल ने नेतृत्व करने का निश्चय किया और हेयरपिन कर्व में आगे बढ़ गया। बॉय स्काउट गुफा में हेयरपिन कर्व मार्ग एक प्राकृतिक संकरा रास्ता था। चट्टान में एक संकीर्ण क्षैतिज दरार जिसमें छोटे छोटे मोड़ थे, जो केवल एक व्यक्ति के रेंग कर गुजरने के लिए पर्याप्त चौड़ा था, फिर लगभग एक तेज मोड़ पर मुड़ जाता था। 180 डिग्री का कोण एक ऐसे अंधे कोने का निर्माण कर रहा था जो आगे छिपी हुई चीजों को छुपा रहा था। चारों ओर से घिरी हुई खुरदरी नम चूना पत्थर की दीवारें थीं। फर्श ऊबड़ खाबड़ था, छोटे छोटे पत्थरों और मलबे से भरा हुआ था, जबकि छत इतनी नीची थी कि वहां से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ता था। रास्ता इतना तंग था कि अब तक मिले किसी भी रास्ते से ज्यादा तंग था। माइकल रेंगते हुए आगे बढ़ा, जबकि हेंडरसन उसके ठीक पीछे चल रहा था। हेंडरसन को तीखे मोड़ से निकलने के लिए अपने शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ा। अचानक वह रुक गया, आगे बढ़ने में असमर्थ। पीछे की ओर जाते हुए उसकी सांसें तेज हो गईं, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से फंस गया है। उसके ठीक सामने खड़े माइकल ने उसकी परेशानी देखी और मदद के लिए आगे बढ़ा। बाकी समूह गलियारे के चौड़े हिस्से में बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उनकी घबराहट भरी बातचीत संकरी जगह में धीमी धीमी गूंज रही थी। माइकल रेंगते हुए वापस आया और खुद को उस तंग जगह में फंसा लिया ताकि हेंडरसन की मदद कर सके। नुकीली चूना पत्थर की दीवारें उनसे टकरा रही थीं और संघर्ष करते हुए उनकी त्वचा को खरोंच रही थीं। गुफा का सन्नाटा जल्द ही घबराहट भरी सांसों की आवाज से टूट गया। दबी हुई चीखें सुनाई दे रही थीं, क्योंकि माइकल अपने दोस्त को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। यह प्रयास थका देने वाला था। तंग जगह उनकी ऊर्जा को खत्म कर रही थी और हर हरकत एक लड़ाई बन गई थी। हेंडरसन का शरीर गुफा की कठोर दीवारों में बुरी तरह फंसा हुआ था, जो असामान्य रूप से मुड़ा हुआ था। नुकीले किनारे उसकी पसलियों और कूल्हों में ढंस रहे थे, जिससे हर हल्की सी हरकत पर तेज दर्द के झटके लग रहे थे। उसके अंगों का अजीब सा मोड़ उसके पूरे शरीर पर लगातार दबाव डाल रहा था।
जिससे उसे ऐसा लग रहा था मानो गुफा ही उसे जिंदा कुचल रही हो। जैसे जैसे मिनट घंटे में बदलते गए, माइकल को महसूस होने लगा कि गुफा का तापमान अपेक्षाकृत हल्का होने के बावजूद ठंड और परिश्रम के प्रभाव से लड़कों के शरीर तेजी से गर्मी खो रहे थे, क्योंकि वे हिलडुल नहीं रहे थे और लगातार ठंडे चूना पत्थर के संपर्क में थे। अचानक सबसे बुरा होने लगा। माइकल की दृष्टि धुंधली हो गई। उसकी मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगीं, क्योंकि वह हेंडरसन को मुक्त करने के प्रयास में धक्का मुक्की करता रहा। बिना किसी चेतावनी के माइकल गिर पड़ा। उसका शरीर संकरी दीवारों से टिक गया। हेंडरसन में दहशत फैल गई जब उसे एहसास हुआ कि उसका दोस्त बेहोश है, फंसा हुआ और हिलने डुलने में असमर्थ। वह केवल मदद के लिए चिल्ला सकता था। उसकी आवाज गुफा के गलियारे में गूंज रही थी। गुफा के चौड़े हिस्से में इंतजार कर रहे लड़के अफरा तफरी में पड़ गए। वे स्थिति का आकलन करने के लिए भागे। उनकी टॉर्च की बैटरी खत्म होने लगी और वे टिमटिमा रही थी। समूह को एहसास हुआ कि वे एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। माइकल बेहोश है और हेंडरसन फंसा हुआ है। उनका शुरुआती साहस डर में बदल गया। हवा भारी लग रही थी, जिससे उनका डर और बढ़ गया। कुछ लड़के घबरा गए। उन्हें यकीन हो गया कि बाहर की आग ऑक्सीजन को खत्म कर रही है। उन्होंने फैसला किया कि वे बाहर निकलना जरूरी था, क्योंकि किसी भी समय ऑक्सीजन की कमी से स्थिति सबके लिए और भी गंभीर हो सकती थी। अब हर किसी का समय अनिश्चित था। कोई भी माइकल और हेंडरसन को पीछे नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। यह महसूस करते हुए कि वे अपने दोस्तों को अकेले नहीं बचा सकते, उन्होंने माइकल और हेंडरसन को पीछे छोड़ने और बाहर से मदद मांगने के लिए प्रवेश द्वार तक रेंगकर वापस जाने का कठिन निर्णय लिया। जब लड़के हाँफते हुए काउंसलरों के पास पहुंचे, तो वे इस भयावह स्थिति से अनजान थे। वाइल्डे मुश्किल से ही बता पा रहा था कि क्या हुआ था। काउंसलरों ने तुरंत आग बुझा दी। उनके चेहरे सदमे से पीले पड़ गए थे। उनमें से एक ने तुरंत 911 पर कॉल किया, जबकि दूसरे ने वापस जाकर लड़कों को दिलासा देने का फैसला किया। स्थिति की गंभीरता के आगे उनके प्रयास फीके पड़ गए। 1 घंटे के भीतर बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच गए। पहले पहुंचने वाले बचावकर्मी अनुभवी गुफा खोजकर्ता थे, लेकिन वे भी आगे आने वाली चुनौतियों को समझते थे। बॉय स्काउट गुफाओं के तंग रास्ते कुख्यात थे और उपकरण लेकर उनमें से गुजरना कठिनाई की एक और परत जोड़ता था। संभावित ऑक्सीजन की कमी की रिपोर्टों ने गुफा के अंदर अत्यावश्यकता का भाव पैदा कर दिया। बचाव दल ने समूह को एक साथ हडल पाया। उनके चेहरे पीले और आंसुओं से भीगे हुए थे। हवा भय और घुटन के काल्पनिक खतरे से भरी हुई थी। बचाव दल ने स्थिति का आकलन करते हुए लड़कों को आश्वस्त किया। बाद के विशेषज्ञ आकलन से पता चला कि गुफा में ऑक्सीजन का स्तर प्रभावित नहीं हुआ था। ऐसा प्रतीत हुआ कि शुरुआती घबराहट ने सबसे खराब स्थिति की मानसिकता को जन्म दिया था, जिससे लड़कों ने गलती से मान लिया था कि गुफा की हवा में ऑक्सीजन नहीं है। वास्तव में हवा जहरीली थी, लेकिन सुरक्षित थी और खतरे का जो आभास हुआ था वह काफी हद तक मनोवैज्ञानिक था। यह जानकर सभी को राहत मिली। हालांकि माइकल और हेंडरसन अभी भी खतरे में थे। बचाव अभियान तुरंत शुरू हुआ। टीमें विशेष उपकरणों, जिनमें हार्नेस और छेनी शामिल थे, से लैस होकर गुफा में दाखिल हुईं, ताकि फंसे हुए लड़कों को बाहर निकाला जा सके। उन्होंने बचे हुए समूह द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण किया। उनकी प्रगति धीमी लेकिन स्थिर थी। संकरे रास्तों के कारण भारी मात्रा में सामान ले जाना असंभव था, जिससे उन्हें न्यूनतम उपकरणों और अपने दम पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब बचावकर्मी हेयरपिन मोड़ पर पहुंचे तो स्थिति भयावह थी। हेंडरसन अभी भी होश में था, लेकिन स्पष्ट रूप से कांप रहा था। उसकी त्वचा पीली और चिपचिपी थी। माइकल उसके आगे बेसुध पड़ा था। बचावकर्मी जानते थे कि समय कम होता जा रहा है। हाइपोथर्मिया हावी हो रहा था। गुफा के 72 डिग्री तापमान के बावजूद चट्टान के लंबे समय तक संपर्क में रहने और इंसुलेशन की कमी ने उनके शरीर की गर्मी को कम कर दिया था। हेंडरसन की वाणी लड़खड़ा रही थी। उसकी हरकतें सुस्त थीं, जबकि माइकल की उथली सांसें एक गंभीर स्थिति का संकेत दे रही थीं।
बचाव कर्मियों ने व्यवस्थित रूप से काम किया। हेंडरसन को मुक्त करने का प्रयास करने से पहले उन्होंने स्थिति का आकलन किया। उन्होंने संकरे मार्ग को चौड़ा करने के लिए छेनी का इस्तेमाल किया। औजार की प्रत्येक चोट गुफा में भयावह रूप से गूंज रही थी। तंग जगह ने पैंतरेबाजी को मुश्किल बना दिया, जिससे बचाव कर्मियों को अपने शरीर को इस तरह मोड़ना पड़ा जो लड़के के पहले के संघर्षों को दर्शाता था। हेंडरसन को मुक्त करने में 1 घंटे से अधिक समय लगा। जैसे ही उसे हेयरपिन मोड़ से बाहर निकाला गया, उसने राहत की एक सिसकी ली। हालांकि उसका शरीर अभी भी अकड़ा हुआ और कांप रहा था। बचाव कर्मियों ने जल्दी से उसे लपेट दिया। उन्हें एक गर्म कंबल में लपेटकर हेंडरसन के सुरक्षित रहते हुए उन्हें संकरे रास्तों से सतह की ओर ले जाने का कठिन कार्य शुरू किया गया। अब सारा ध्यान माइकल पर केंद्रित हो गया। उनकी हालत गंभीर थी। उनकी बेहोशी की हालत भयावह स्थिति की स्पष्ट याद दिला रही थी। बचाव दल ने नई तत्परता से काम करते हुए चट्टान को काटकर उन्हें बाहर निकालने के लिए पर्याप्त जगह बनाई। हर पल अनंत काल जैसा लग रहा था, क्योंकि वे कठोर चूना पत्थर से जूझ रहे थे। लगभग 2 घंटे बाद उन्होंने आखिरकार माइकल को मुक्त कर दिया। उनका शरीर छूने पर ठंडा था। उनकी नब्ज धीमी थी, कमजोर लेकिन होश में। बचाव दल ने उसे सावधानी पूर्वक हार्नेस में बांधा और धीरे धीरे उसे सतह पर ले जाने की प्रक्रिया शुरू की। संकरे रास्तों में हर कदम एक चुनौती था। गुफा से बाहर निकलते समय बचाव दल के शरीर में दर्द हो रहा था। जब वे अंततः गुफा से बाहर निकले तो वहां राहत और तत्परता का माहौल था। आपातकालीन चिकित्सा दल उनका इंतजार कर रहे थे और हाइपोथर्मिया के प्रभावों से निपटने के लिए उनके उपकरण तैयार थे। माइकल और हेंडरसन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका तत्काल इलाज किया गया। दोनों लड़के जीवित थे, लेकिन गंभीर रूप से घायल थे। माइकल हाइपोथर्मिया से पीड़ित था और उसे होश में आने में पूरा 1 दिन लग गया। अंत में काउंसलर का गुफा के बाहर रहने का निर्णय, हालांकि अच्छे इरादों से लिया गया था, लड़कों को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन से वंचित कर गया। उचित उपकरणों और तैयारी की कमी ने एक साधारण खोज को जानलेवा स्थिति में बदल दिया। अगली कहानी में एक अधिक अनुभवी गुफा खोजकर्ता को एक ऐसी विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 11 फरवरी 1998 की सुबह टेनेसी के जंगलों में फैली भीषण ठंड ने जेम्स लुइस एलन इंग्लैंड डाल को गुफा के बाहर जाने के लिए प्रेरित किया। मोर और जेरी ओल्सन अपनी गुफा अन्वेषण यात्रा की तैयारी कर रहे थे। ओल्सन ने हाल ही में एक पहाड़ी यात्रा के दौरान एक गुफा की खोज की थी और अपने अनुभवी साथियों को इसके अन्वेषण में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, जिसे स्थानीय रूप से वेदरली वेल के नाम से जाना जाता था। गुफा के प्रवेश द्वार ने तुरंत एक चुनौती पेश की। एक संकरा 9 इंच चौड़ा रास्ता जो 4 फीट नीचे जाता था, मुश्किल से एक व्यक्ति के लिए एक बार में गुजरने लायक था, जिसके बाद एक बड़े मार्ग में 11 फीट की गहरी खाई खुलती थी और फिर 10 फीट की एक और गहरी खाई थी। समूह प्रवेश द्वार पर इकट्ठा हुआ और संकरे रास्ते का निरीक्षण करने लगा। गीला, घुटन भरा और तंग वातावरण उन्हें पृथ्वी की बर्फीली गुफा की ओर खींच रहा था। सतह से वे शुरुआती ढलान देख सकते थे, एक खड़ी ढलान जो अंधेरी छाया में उतरती थी। आगे का मार्ग एक पेंच की तरह मुड़ता हुआ था, जिससे लगभग घुटन भरा दृश्य बनता था, जो उनके सामूहिक अनुभव के बावजूद गलती की गुंजाइश को कम करता था। गुफाओं की संरचना के लिए उनके पहुंच मार्ग की सटीक योजना की आवश्यकता थी। समूह ने अपने उपकरण सावधानीपूर्वक बिछाए, रस्सियों और हथकड़ियों की दोबारा जांच की। यह स्पष्ट था कि उस संकरे द्वार से केवल एक ही खोजकर्ता अंदर जा सकता था। 63 वर्षीय एलन इंग्लैंड, जो अभी भी काफी चुस्त दुरुस्त थे और समूह में सबसे छोटे थे, ने रस्सी को जमीन से ऊपर एक हैंडलाइन की तरह बांधकर अंदर जाने का साहस दिखाया। इंग्लैंड ने संकरे द्वार में उतरने की तैयारी की। केवल 9 इंच चौड़ा प्रवेश द्वार उनके दुबले पतले शरीर के लिए भी एक कठिन चुनौती थी। इसमें एक बार में केवल एक ही व्यक्ति जा सकता था। गहरी सांस लेते हुए उन्होंने अपने शरीर को मोड़ना शुरू किया। जैसे ही वह उस तंग जगह में घुसे, उनकी पसलियां सिकुड़ गईं।
उनका हर इंच नीचे उतरना कठोर पत्थर के खिलाफ एक लड़ाई थी। उनके कपड़े नम दीवारों से अटक रहे थे। जब तक वह उस द्वार से नीचे उतरे, उनकी कमीज और पैंट पूरी तरह भीग चुकी थी। प्रयास से उनकी छाती फूल रही थी। इसके बाद का उतरना कम चुनौतीपूर्ण था। गुरुत्वाकर्षण की सहायता से रस्सी ने एक स्थिर मार्गदर्शक का काम किया, जिससे वह धीरे धीरे नीचे के कक्ष में उतरे। 7 फीट की खाई एक थोड़े चौड़े मार्ग में खुलती थी, जिससे उन्हें पहली बार अपने जकड़े हुए अंगों को फैलाने का मौका मिला। फिर उनकी हेडलाइट अगले भाग की ओर इशारा कर रही थी, जो उनके ठीक नीचे था। एक और 10 फीट की खाई गुफा के भीतर की ओर जाती थी। इंग्लैंड कुछ देर रुका, चारों ओर सन्नाटा छाने दिया। उसकी हेडलाइट की रोशनी से गुफा का और अधिक लेआउट सामने आया। घुमावदार रास्तों का जाल, जिसमें अचानक गहरी खाई थी। हालांकि वह और गहराई में जाना चाहता था, इंग्लैंड ने अकेले जाने के जोखिमों को पहचाना। 10 फीट नीचे की खाई के लिए अतिरिक्त रस्सी की आवश्यकता थी, और बिना किसी साथी के जो उसकी सहायता या सुरक्षा कर सके, आपदा की संभावना बहुत अधिक थी। अनिच्छा से ही वह आगे बढ़ा। उसने वापस लौटने का फैसला किया। उसका शरीर गुफा की दीवारों से चिपकी नमी से पहले ही भीग चुका था और ठंड से कांप रहा था, और वह जानता था कि जोखिम लेना ठीक नहीं है। 10 फीट की खाई पर चढ़ना आसान था, लेकिन गुफाओं में जाने के वर्षों के अनुभव ने उसके कदमों को निर्देशित किया। उसके हाथ रस्सी पर पकड़ बना रहे थे, जबकि उसके पैर ठोस आधार तलाश रहे थे। हर खिंचाव उसे सतह के करीब ला रहा था। वह सावधानी भरी राहत के साथ संकरे